तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी 94 वर्ष। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। मूल नाम गाजी मलिक। माता की माता हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया का तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया को शेख उल इस्लाम का पद देना चाहता था, किंतु निज़ामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया। तभी से दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया कि खुसरो शाह द्वारा प्राप्त धन राजकोष में जमा करो। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि जो कुछ था मेरे पास मैंने गरीबों को दीन दुखियों में बांट दिया है। तुगलकाबाद 56 कोट का दुर्ग। तुगलकाबाद राजधानी। नगर गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर को बसाया, 56 कोट का दुर्ग निर्मित करवाया, जिसे तुगलकाबाद का किला भी कहा जाता है। तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया। नहर सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। अतिरिक्त कोई सिंचाई कर नहीं लिया, बल्कि खराज कर 1/2 वसूल किया। महामारी और अकाल पड़ने के बाद जब फसल बर्बाद हो जाती थी, तब खराज कर को सुल्तान माफ़ भी कर देता था। डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बंगाल अभियान 1324 ईस्वी। बंगाल का शासक गयासुद्दीन बहादुर ने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाकर गयासुद्दीन बहादुर के विद्रोहों का दमन कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाकर गयासुद्दीन बहादुर के विद्रोहों का दमन कर दिया। बंगाल से दिल्ली संदेश भेजा कि निज़ामुद्दीन औलिया धन राजकोष में जमा करवा दो, वरना दिल्ली आकर दंडित करूँगा। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। बंगाल अभियान से वापस आते समय दिल्ली में तुगलकाबाद के पास अफ़गानपुर नामक गांव में एक लकड़ी का महल बनवाया गया। उसमें सुल्तान का स्वागत हुआ। 1325 ईस्वी में लकड़ी का महल गिर जाने से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मृत्यु हो गई। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हत्या को षड्यंत्र कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। मूल नाम जूना खां या जौना खां। पिता गयासुद्दीन तुगलक। शिक्षा अरबी, फारसी, खगोल विज्ञान का ज्ञाता अर्थात विद्वान सुल्तान था। एकता 23 एकताओं वाला साम्राज्य प्राप्त हुआ। त्यौहार होली, दीपावली को मनाया। उपाधि उलूग खां गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रदत्त। सिक्के दीनार नामक स्वर्ण सिक्का और चमड़े के सिक्कों को जारी करवाया था। वह सहिष्णु शासक था, अर्थात सभी धर्मों को समान महत्व देता था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। दोआब कर में वृद्धि 1325 से 1327 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। खुरासान अभियान प्रस्तावित था। कृषि में नया प्रयोग। नगरकोट की विजय 1337 ईस्वी और कराचिल अभियान 1338 ईस्वी। दोआब कर में वृद्धि 1325 से 1327 ईस्वी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 नदियों के बीच वाले उपजाऊ भूभाग के क्षेत्रों में 5 से 10% कर में बढ़ोतरी कर दिया, किंतु अकाल पड़ गया, जिससे फसल बर्बाद हो गई। सुल्तान ने किसानों के लिए दीवाने कोही विभाग की स्थापना करके किसानों को तकावी या सोनधर ऋण देने का प्रावधान किया। दीवाने कोही के विभाग के प्रमुख अधिकारी को आमीर कोही कहा जाता था। भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने चहेते लोगों को सोनधर ऋण प्रदान कर दिया, जिससे अव्यवस्था फैल जाने के कारण विद्रोह होने लगे और सुल्तान ने इस योजना को बंद कर दिया। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी। दिल्ली से
दिल्ली से औरंगाबाद। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। साम्राज्य के केंद्र में अथवा मंगोलों के भय से राजधानी को 1326 ईस्वी 1327 ईस्वी में दौलताबाद ले गया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान निंदनीय पत्र पाकर पुनः 1329 ईस्वी में दौलताबाद से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया। इस योजना में भी सुल्तान असफल हुआ। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन। सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी। विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो जाने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्राएं जारी किया। उस पर कोई पेचीदा डिज़ाइन नहीं बनवाया। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार हिंदुओं के घर टकसाल बन गए। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार हिंदुओं के घर टकसाल बन गए, अर्थात नकली सांकेतिक सिक्के जारी हुए। मुद्रा जगत में अव्यवस्था फैल जाने के कारण 1332 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को बंद कर दिया। सांकेतिक मुद्राओं को टकसालों पर जमा करने का आदेश दिया और उन सांकेतिक मुद्राओं के बदले लोगों को चांदी के सिक्के निर्गत किया। मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व ईरान का शासक हैवात खान ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया। वह असफल हुआ। जबकि चीन का शासक कुबलई खान ने चाऊ नामक कागज़ की सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया। वह सफल भी हुआ क्योंकि चाऊ नामक मुद्रा पर पेचीदा डिज़ाइन बनवाया था। खुरासान अभियान प्रस्तावित। अफ़गानिस्तान में खुरासान के क्षेत्रों पर अधिकार करने के उद्देश्य से 3,70,000 सैनिकों की अग्रिम भर्ती कर लिया और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी प्रदान किया, किंतु खुरासान पर आक्रमण नहीं हुआ, जिसकी वजह से सैनिकों को हटा दिया गया। कृषि में नवीन प्रयोग। सुल्तान के आदेश पर 60 वर्ग मील भूभाग पर 70 लाख रुपया व्यय करके कृषि कार्य किया गया। फसल की पैदावार नहीं हुई क्योंकि सुल्तान के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ऊसर और बंजर भूमि का चुनाव किया। सुल्तान ने इस योजना को भी बंद कर दिया। नगरकोट की योजना 1337 ईस्वी। पंजाब में हिंदू राज्य नगरकोट था। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण करके हिंदू राजाओं को पराजित किया, किंतु उन्हीं राजाओं को उनका राज्य क्षेत्र वापस कर दिया। नगरकोट पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। कराचिल अभियान 1338 ईस्वी। 1338 ईस्वी। कुमायूं के क्षेत्र में स्थित कराचिल पर आक्रमण करने के लिए जिन जिन सैन्य टुकड़ियों को भेजा, उसमें कोई भी बचकर वापस नहीं आया। इस योजना में भी सुल्तान असफल हुआ। अपनी योजनाओं में सुल्तान असफल रहा, जिसकी वजह से इतिहासकार एल्फिस्टन महोदय ने मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ सुल्तान कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित सुल्तान था। दिल्ली में महामारी का रोग फैल जाने के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 से 1339 ईस्वी के मध्य 2.5 वर्षों तक स्वर्गद्वारी एटा जिला उत्तर प्रदेश में रहकर शासन किया। दिल्ली में महामारी का रोग फैल जाने के कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 से 1339 ईस्वी के मध्य 2.5 वर्षों तक स्वर्गद्वारी एटा जिला उत्तर प्रदेश में रहकर शासन किया था। 1345 ईस्वी में खलीफा अल हकीम बिल्लाह द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान की वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। प्रारंभ में मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमा वर्ग को महत्वहीन कर दिया था। किंतु बाद में उन्हें स्वीकार कर लिया। सुल्तान की मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात के विद्रोहों का दमन करने के पश्चात सिंध गया। सिंध में थट्टा नामक स्थान पर अस्वस्थ हो जाने के कारण मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। सुल्तान की मृत्यु के समय उसका चचेरा भाई अथवा अमीर हाजिम फिरोज शाह तुगलक साथ में रहा। सुल्तान की मृत्यु के विषय में इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक
1351 से 1388 ईस्वी। मूल नाम कमालुद्दीन फ़िरो, पिता का नाम मलिक रज्जब, माता बीबी जैला जो कि हिंदू थी। राज्याभिषेक प्रथम राज्याभिषेक मार्च 1351 ईस्वी में थट्टा में। राज्याभिषेक प्रथम राज्याभिषेक मार्च 1351 में थट्टा में, और द्वितीय राज्याभिषेक अगस्त में 1351 में दिल्ली में। द्वितीय राज्याभिषेक के अवसर पर दिल्ली में 21 दिनों तक उत्सव मनाया गया। जलालुद्दीन बुखारी के सुझाव पर फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। उन्हीं करों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए धरी एवं चरी कर को भी समाप्त कर दिया गया। शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत का पालन करते हुए 4 प्रमुख करों की वसूली किया। कर खराज कर, खुम्स कर, जजिया कर और ज़कात कर। ये चारों कर शरीयत द्वारा मान्य थे। खराज कर हिंदू काश्तकारों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। यह पैदावार का 1/3 भाग वसूल किया जाता था। खुम्स कर युद्ध में लूटा हुआ धन, खुदाई के दौरान प्राप्त धन और कहीं से मिला हुआ धन खुम्स कर कहलाता था। शरीयत का पालन करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने खुम्स कर 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग अपने पास रखा। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। 1376 ईस्वी में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जकात कर यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। प्रत्येक मुसलमानों से प्रतिवर्ष उनकी आय का 2.5% वसूल किया जाता था। जकात कर के न्यूनतम हिस्से को निसाब कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई करने के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया। उनमें उलूग खानी नहर अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर और अपने माता पिता के नाम रजबाही नहर का निर्माण करवाया। उलूग खानी नहर सतलज नदी से तो रजबाही नहर को यमुना नदी से निकाला गया था। ये दोनों नहरें सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। फिरोज शाह तुगलक ने हर्ब ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। यह उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था। कार्य फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग, दीवाने बंदगान विभाग या दास विभाग, खैराती अस्पताल, शिफाखाना या दारुल शफा, बेरोजगार विभाग, लोक निर्माण विभाग, निकाह खाना इत्यादि विभागों की स्थापना किया। मक्का की यात्रा के लिए हज यात्रा का प्रबंधन राज्य के खर्चे पर करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक मक्का की यात्रा के लिए हज यात्रा का प्रबंधन राज्य के खर्चे पर करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। 1200 बागों को लगवाया था। इन बागों से प्रतिवर्ष 1,80,000 टका की आय होती थी। खैराती अस्पताल द्वारा निःशुल्क दवाएं प्रदान की जाती थीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 300 नगरों की स्थापना किया, जैसे हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर इत्यादि। 1359 ईस्वी में अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर को बसाया था। दिल्ली के फिरोजाबाद नगर में फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। दिल्ली में अनुवाद विभाग की स्थापना किया। नगरकोट के ज्वाला देवी मंदिर से प्राप्त 300 धार्मिक ग्रंथों का नगरकोट के ज्वाला देवी के मंदिर से प्राप्त 300 धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद विभाग द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, क्योंकि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को मुसलमान पढ़कर उनके धार्मिक विचारों से परिचित होंगे। निकाह खाना के द्वारा गरीब मुस्लिम लड़कियों का निकाह करवाया जाता था। इतिहासकार एल्फिस्टन महोदय ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय था।
उसका मूल नाम तुगलक शाह था। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूरों ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर आक्रमणकारी तैमूर लंग था। वह एक पांव से लंगड़ा था। तैमूरों के आक्रमण में उत्तर पश्चिम सीमा रक्षक खिज्र खां ने सहयोग किया था। तैमूर लंग वापस जाते समय अपने विजित भारतीय भूभागों का प्रतिनिधि शासक खिज्र खां को नियुक्त करके वापस चला गया था। मलिक सरवर नामक हिजड़ा ने नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान किया था। 1412 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। वह अपुत्र था। अफगानों ने दौलत खां लोधी को अपना नेतृत्वकर्ता चुन लिया। जब खिज्र खां को जानकारी हुई तो वह 1414 ईस्वी में दौलत खां लोधी को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, 37 वर्ष का शासन। संस्थापक खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। उपाधि रैयत ए आला, प्रतिनिधि शासक। उपाधि रैयत ए आला अर्थात प्रतिनिधि शासक। खिज्र खां शाहरुख का प्रतिनिधि शासक बनकर शासन किया। वह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, न तो अपने नाम का सिक्का चलाया, बल्कि शाहरुख के नामों को सिक्कों पर अंकित करवाया। वह प्रतिवर्ष शाहरुख को कर भेंट करता था। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मूल नाम मुबारक खां, उपाधि शाह, पिता खिज्र खां, नगर मुबारकाबाद का नगर बसाया। सुल्तान मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण किया। वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का प्रथम सुल्तान था। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी जारी करवाए। वह शाहरुख को कर प्रदान नहीं किया, स्वतंत्र रूप से शासन किया। मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। उन्होंने फ़ारसी भाषा में तारीख़ मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना किया। यह ग्रंथ सैयद वंश के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह का वज़ीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी। मूल नाम मोहम्मद बिन फरीद खां। महमूद लोदी मालवा का शासक था। वह दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। सुल्तान मोहम्मद शाह ने पश्चिमोत्तर सीमा के सीमा रक्षक बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में तलपत नामक स्थान पर बहलोल लोदी ने महमूद को पराजित किया। इस कार्य से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को पुत्र कहा और उलूग खां की उपाधि प्रदान कर पश्चिमोत्तर भेज दिया। 1443 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1450 ईस्वी। मूल नाम अलाउद्दीन, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। वज़ीर हमीद खां ने अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिया। आलम शाह बदायूं चला गया। हमीद खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर शासन करने लगा। दीपालपुर के गवर्नर बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया, उसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। 1450 ईस्वी में बहलोल लोदी का भाई कुतुब खां ने हमीद खां को जंजीरों से बांध दिया और कहा कि राज्य की भलाई इसी में है कि आप कुछ दिनों तक आराम करें। बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आमंत्रित किया, लेकिन आलम शाह ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, आप दिल्ली पर शासन करो, हम बदायूं से संतुष्ट हैं। 1476 ईस्वी में बदायूं में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी ने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में लोदी वंश या प्रथम अफगान वंश की नींव डाली। लोदी वंश या प्रथम अफगान वंश 1451 से 1526 ईस्वी, 75 वर्ष।
बहलोल शाह लोधी 1451 से 1489 ईस्वी। शाह खेल शाखा, बहलोल शाह लोधी लोधी वंश का प्रथम अफगान बहलोल शाह लोधी लोधी वंश या प्रथम अफगान वंश का संस्थापक था। वह अफगानों की शाहू खेल शाखा से संबंधित था। उसके पिता का नाम काला शाह था। वह अफगानों की समानता अथवा भाईचारे के सिद्धांत के आधार पर शासन किया। लोधी वंश के सुल्तान अफगान प्रांत के रहने वाले अफगानी थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक 38 वर्षों तक शासन बहलोल शाह लोधी ने किया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक 38 वर्षों तक शासन बहलोल शाह लोधी ने किया। बहलोली नामक सिक्कों का प्रचलन किया था। सिक्के अकबर के काल में तक चलते रहे। जौनपुर पर अधिकार 1479 ईस्वी। 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके शर्की वंश के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित करके जौनपुर पर अधिकार कर लिया। हुसैन शाह शर्की भागकर बिहार चला गया। बहलोल लोधी अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया। 1489 ईस्वी में बहलोल शाह लोधी की मृत्यु हो गई। सिकंदर शाह लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। मूल नाम निज़ाम खां, माता जयबंद खां सुनारिन, पिता बहलोल लोधी। सिकंदर शाह लोधी ने 1489 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। वह निरंकुश शासक था। अपने पिता की तरह अफगानों के समानता के आधार पर शासन नहीं किया। सिकंदर लोधी ने सुल्तान बनने के पश्चात शराब, हिंदुओं के दाढ़ी बनवाने पर, ताजिया निकालने पर, मुहर्रम का त्यौहार मनाने पर और बहराइच में गाजी सालार की मज़ार पर उर्स मेला लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोधी अपनी दाढ़ी बनवाया करता था और शराब का भी सेवन करता था। कर सिकंदर लोधी ने खुम्स कर का कोई भी हिस्सा ग्रहण नहीं किया और ज़कात नामक कर को अन्न से हटा दिया। सिकंदर लोधी ने खुम्स कर का कोई भी हिस्सा ग्रहण नहीं किया और ज़कात नामक कर को अन्न से हटा दिया। सिकंदर लोधी भूमि की पैमाइश या मापन करवाने के लिए गज सिकंदरी का आविष्कार किया। पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व कर ग्रहण किया। नगरों की स्थापना आगरा और सिकंदरा। आगरा 1504 ईस्वी में स्थापित किया और सिकंदरा 1506 ईस्वी में स्थापित किया। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। आगरा नगर में सिकंदरा नगर को बसाया और बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। 1506 ईस्वी में दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा को राजधानी बनाया। साहित्य सिकंदर लोधी गुल्लुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। आयुर्वेद पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक फरहंग ए सिकंदरी रखा और संगीत पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक लज्जत ए सिकंदर शाही रखा। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का शौकीन था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। इब्राहिम शाह लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। इब्राहिम लोधी ने कहा कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। उसकी एकमात्र सफलता ग्वालियर विजय थी। ग्वालियर विजय 1517 ईस्वी। लोधी ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात राजपूताना राज्य की ओर बढ़ना प्रारंभ किया तो घटोली या खतोली का युद्ध हुआ। घटोली या खतोली का युद्ध। ग्वालियर में खतोली नामक स्थान पर मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक था। राणा संग्राम सिंह के शरीर पर 100 घाव लगे हुए थे एवं वह 100 युद्ध का विजेता था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और विक्रमजीत सिंह मारा गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह मारा गया। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश अफ़गान वंश या दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश प्रथम अफ़गान वंश या दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। सल्तनतकालीन संस्कृति। सल्तनतकालीन संस्कृति। पहला, प्रशासन। सल्तनतकालीन प्रशासन का सर्वे सर्वा सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने इस्लाम धर्म के आधार पर राजनीतिक प्रशासन को क्रियान्वित किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं बनाया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म को अपने राजनीति का अधिकार नहीं बनाया। सुल्तानों ने अपने शासन को चलाने के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया था। प्रशासनिक इकाइयाँ और इकाइयों के प्रमुख। प्रशासनिक इकाइयाँ और इकाइयों के प्रमुख। साम्राज्य, सुल्तान, इक्ता या प्रांत, इक्तेदार, शिक या जिला, शिकदार, परगना, आमिल और ग्राम, मुकद्दम या चौधरी। सल्तनत काल में 100 गांवों के समूह को सदी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम साम्राज्य को इक्ताओं में विभाजित किया और बलबन ने इक्ताओं का विभाजन शिकों में किया। सुल्तान अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था। खुतबा शुक्रवार के दिन पढ़ा जाता था। यह एक प्रकार का धर्मोपदेश था। खुतबे पर सुल्तान के नामों को अंकित करवाया जाता था। सुल्तान ने प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों का गठन किया था। दीवाने वजारत। दीवाने वजारत या विजारत विभाग। इस विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। वजीर के विभाग को दीवाने वजारत कहा जाता था। सुल्तान के बाद का प्रमुख पद वजीर का होता था। इस विभाग द्वारा प्रत्येक विभागों की समीक्षा की जाती थी और उनके आय व्यय का लेखा जोखा रखने का कार्य किया जाता था। इस विभाग के प्रमुख लेखाधिकारी को मुस्तौफ़ी ए मुमालिक कहा जाता था। इस विभाग के प्रमुख लेखाधिकारी को मुस्तौफ़ी ए मुमालिक कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने वजारत विभाग के अंतर्गत दीवाने मुस्तखराज विभाग का गठन किया। इस विभाग द्वारा बकाया भू राजस्व की वसूली की जाती थी। वकील ए दर विभाग। शाही राज दरबार की देखरेख करने वाला और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन देने वाला विभाग कहलाता था। अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब को विशेष सचिव भी कहा जाता था। इसके ऊपर शाही दरबारों में होने वाले समारोहों और शिष्टाचार इत्यादि की जिम्मेदारी होती थी। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, यह सैन्य विभाग था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। इस विभाग द्वारा सेनाओं की भर्ती करना, उनका रखरखाव, उन्हें प्रशिक्षण देना, वेतन देना, युद्ध के लिए तैयार करना इत्यादि की जिम्मेदारी होती थी। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज मुमालिक कहा जाता था। दीवाने इंशा आलेख विभाग। प्रमुख दबीर मुमालिक, यह आलेख विभाग था। इस विभाग द्वारा सुल्तान के शाही आदेशों को लिपिबद्ध करना एवं प्रत्येक इक्ताओं में भेजने का कार्य यह आलेख विभाग था। यह विभाग सुल्तान के शाही आदेशों को लिपिबद्ध करवाता था एवं प्रत्येक इक्ताओं में भेजने का कार्य करता था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को दबीर मुमालिक कहा जाता था। दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए दीवाने रियासत विभाग का गठन बदायूं में किया था। दीवाने रसालत यह विदेशी विभाग था। इस विभाग द्वारा पड़ोसी राज्यों से युद्ध संबंधी वार्ताएं करना, विदेशों से आए हुए राजदूतों इत्यादि से वार्ताएं करने संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग, यह धार्मिक विभाग था। इस विभाग का प्रमुख काजी कहलाता था। धर्म से संबंधित बातों को बताने का कार्य काजी करता था। काजी एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश होता था, लेकिन न्याय देने का अधिकार सुल्तान के पास होता था। सुल्तान और सुल्तान के वजीर। सुल्तान और सुल्तानों के वजीर। इल्तुतमिश, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, बलबन, ख्वाजा हसन बसरी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी, ख्वाजा खातिर,
मोहम्मद बिन तुगलक खाने जहाँ मकबूल, फ़िरोज़ शाह तुगलक जाने जहाँ मकबूल, फ़िरोज़ शाह तुगलक खाने जहाँ मकबूल, सिकंदर लोदी मियाँ भुआं, सिकंदर लोदी मियाँ भुआं। सुल्तान और सुल्तानों के वज़ीर इल्तुतमिश, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, बलबन, ख्वाजा हसन बसरी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी, ख्वाजा खातिर, मोहम्मद बिन तुगलक खाने जहाँ मकबूल, फ़िरोज़ शाह तुगलक खाने जहाँ मकबूल और सिकंदर लोदी मियाँ भुआं। विभाग, गठनकर्ता और कार्य। विभाग, गठनकर्ता और कार्य। विभाग, दीवाने आरिज, गठनकर्ता बलबन, कार्य सैन्य व्यवस्था की देखरेख करना। दीवाने वकूफ़, गठनकर्ता जलालुद्दीन खिलजी, दीवाने वकूफ़ गठनकर्ता जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी, कार्य व्यय किए गए कागजातों का निरीक्षण। दीवाने मुस्तखराज, गठनकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, कार्य बकाया भू राजस्व की वसूली करना। दीवाने रियासत, गठनकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, कार्य बाज़ार व्यवस्था पर नियंत्रण। दीवाने कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि की देखरेख करना। दीवाने बंदगान, फ़िरोज़ शाह तुगलक, दासों की देखभाल करना। दीवाने इस्तिहाक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, पेंशन से संबंधित कार्य करने वाला। दीवाने खैरात, फ़िरोज़ शाह तुगलक, दान विभाग। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था। सल्तनतकालीन तुर्की सेना का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सेना का मिला जुला स्वरूप था, क्योंकि तुर्की सेना में मंगोल, अफ़गान, अरबी और भारतीय सैनिक सम्मिलित थे। सर्वप्रथम बलबन ने सुव्यवस्थित सैन्य व्यवस्था के प्रबंध हेतु एक नवीन दीवाने आरिज विभाग का गठन किया। वह आरिज विभाग द्वारा सैनिकों के भरण पोषण, रखरखाव इत्यादि जिम्मेदारियों को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी एवं नियमित सेना रखना प्रारंभ किया और सेना की पहचान हेतु हुलिया एवं दाग प्रथा का प्रचलन का प्रारंभ किया। सुल्तान और विश्वास पात्र सेनापतियों के नियंत्रण में सेना रखी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापतियों को चार खान के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापतियों को 4 खान के नाम से जाना जाता है। अलब खां, जफ़र खां, नुसरत खां और उलूग खां। इन सेनापतियों के अलावा गाज़ी मलिक और मलिक काफ़ूर भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रहे। जब युद्ध होते थे उसी समय सेनापति को नियुक्त किया जाता था। सेनापति युद्ध समाप्त होने तक पद पर बना रहता था। सामान्य शब्दों में सेनापति को नायब लश्कर कहा जाता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। सल्तनतकालीन घुड़सवार सेना का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। सल्तनतकालीन घुड़सवार सेना का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। 10 घुड़सवार सैनिकों पर 1 सरखेल, जो कि एक निम्न पद होता था। 10 सरखेल पर 1 सिपह सालार, 10 सिपह सालार पर 1 अमीर, 10 अमीर पर 1 मलिक, 10 मलिक पर 1 खान, जो कि एक उच्च पद होता था, और 10 खान के बाद सुल्तान होता था। सेना का सबसे छोटा पद सरखेल था और सबसे बड़ा पद खान का था। सुल्तान के बाद खान का ही सर्वोच्च पद था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में खान और मलिक का विशेषाधिकार बढ़ गया था। तलिया सैन्य टुकड़ी जो पहरेदारी का कार्य करती थी उसे तलिया कहा जाता था। और यजकी, सेना में जो गुप्तचर का कार्य करते थे उन्हें यजकी कहा जाता था। सल्तनतकालीन भू राजस्व प्रणालियाँ। कानकूत या नस्क प्रणाली, मसाहत प्रणाली और मुक्ताई प्रणाली। कानकूत या नस्क प्रणाली, गल्ला बख्शी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। कानकूत या नस्क प्रणाली, गल्ला बख्शी, खेत बटाई, लंक बटाई या रास बटाई। अनुमान के आधार पर जो राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था उसे कानकूत प्रणाली कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मसाहत प्रणाली का प्रारंभ किया था। उसने भूमि की पैमाइश करवाकर क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर जो निश्चित राज्य का कर निर्धारित किया उसे मसाहत प्रणाली कहा गया। कानकूत प्रणाली और मसाहत प्रणाली के मिश्रण को मुक्ताई प्रणाली कहा गया। इजारेदारी व्यवस्था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया।
इस प्रथा द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। भूमि का वर्गीकरण। खालसा भूमि, अक्ता या इक्ता, मदद ए मास या इनाम, वक्फ, मिल्क या इदारत भूमि। सल्तनत काल में भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया था। जो सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि थी उसे राजकीय भूमि या केंद्रीय भूमि कहा जाता था। इक्ताओं में इक्तेदार के नियंत्रण वाली भूमि को और सैनिक सेवाओं के बदले में दी जाने वाली भूमि इक्ता भूमि कहलाती थी। सैनिकों का भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं था, केवल भूमि से होने वाली आय पर विशेषाधिकार होता था। विद्वानों, मदरसों एवं मस्जिदों को दान में दी जाने वाली भूमि वक्फ, मिल्क या इनाम वाली भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार की भूमि पर अधिकार करके खालसा भूमि में सम्मिलित कर लिया था। इस्लाम धर्म की कानूनी पुस्तक शरीयत के अनुसार मान्य 5 कर थे। इस्लाम धर्म की कानूनी पुस्तक शरीयत के अनुसार मान्य 5 कर थे: खराज कर, खुम्स कर, उर्स कर, जजिया कर एवं जकात कर। खराज, खुम्स, उर्स, जजिया एवं जकात। उर्स कर मुसलमान किसानों से लिया जाने वाला कर उर्स कर कहलाता था। यह पैदावार का 1/10 भाग वसूल किया जाता था। जब नहरों द्वारा सिंचाई करने लगे तब उर्स कर 1/10 से बढ़ाकर 1/5 भाग कर दिया गया। सल्तनतकालीन साहित्य। दरबारी भाषा या राजकीय भाषा फारसी। ताज उल मासिर यह सल्तनतकालीन की प्रारंभिक रचना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर हसन निजामी ने फारसी भाषा में ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना किया। इस ग्रंथ में मुस्लिम राज्य की बुनियाद और कुतुबुद्दीन ऐबक की काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तबकात ए नासिरी इस ग्रंथ की रचना इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार मिनहाज उल सिराज ने फारसी भाषा में किया है। मिनहाज उस सिराज ने सल्तनत काल के प्रारंभ से लेकर नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासन के 15वें वर्ष मिनहाज उल सिराज ने सल्तनत काल के प्रारंभ से लेकर नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासन के 15वें वर्ष अर्थात 1261 ईस्वी तक के इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी को नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी को नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी। मूल नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन। जन्म 1253 ईस्वी। स्थान पटियाली गांव में, एटा जिला, उत्तर प्रदेश। गुरु निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो प्रारंभ में संगीतकार और एक प्रसिद्ध गायक था। वह अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ शहजादा मोहम्मद के साथ प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के सबसे अधिक शासकों के काल को देखा था। उसने 7 सुल्तानों के काल को देखा था। भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी तंबूरे के आधार पर तीन तारों वाला सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। पखावज नामक वाद्य यंत्र को 2 भागों में बांटकर तबला और ढोल नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। उसने सोहल, नक्स, तराना, वाखर इत्यादि रागनियों को जन्म दिया। अमीर खुसरो ने हिंदी के शब्दों और मुहावरे का भरपूर उपयोग किया। हिंदी और फारसी भाषा को मिलाकर उर्दू भाषा को जन्म दिया। उसने कव्वाली को भी प्रारंभ किया। अमीर खुसरो ने अनेक ग्रंथों की रचना किया जो निम्न हैं। किरान उस सोदन इस ग्रंथ को नक्षत्रों का मिलन कहा जाता है। इस ग्रंथ में सुल्तान कैकुआद और बंगाल के सूबेदार बुगरा खां के बीच सरयू या घाघरा नदी के तट पर जो बैठक हुई उसी का आंखों देखा वर्णन किया गया है। मिफ्ताह उल फुतूह इस ग्रंथ को विजयों की कुंजी कहा जाता है। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया है। इस काव्य से प्रभावित होकर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि प्रदान किया था। खजाइन उल फुतूह या तारीख ए अलाई
इस ग्रंथ को विजयों का कोश कहा जाता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 1295 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी के मध्य अलाउद्दीन खिलजी के सभी सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। यह गद्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अंशिका। अंशिका इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और देवल देवी के बीच प्रेम प्रसंगों को और गुजरात अभियान का वर्णन किया है। नूह सिपिहर इस ग्रंथ को नौ आकाश या नौ अध्याय कहा जाता है। अमीर खुसरो को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में भरपूर सम्मान मिला। इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में किया था। इस ग्रंथ से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अमीर खुसरो को हाथी के वजन के बराबर सोना प्रदान किया था। तुगलकनामा यह अमीर खुसरो का अंतिम ग्रंथ है। गयासुद्दीन तुगलक के आदेश पर अमीर खुसरो ने तुगलकनामा नामक ग्रंथ की रचना किया। इस ग्रंथ में गयासुद्दीन तुगलक के काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो का अंतिम आश्रयदाता सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार रहा। निज़ामुद्दीन औलिया के मृत्यु के दूसरे दिन 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। उसे तुगलकाबाद में निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे में दफनाया गया। किताब उल रेहला इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया। किताब उल रेहला इब्न बतूता अरबी भाषा में 1333 ईस्वी में आया और 1347 ईस्वी में वापस चला गया। किताब उल रेहला इस ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में इब्न बतूता ने किया था। इस ग्रंथ में तुगलक कालीन घटनाओं का वर्णन किया गया है। इब्न बतूता अफ्रीका में मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त कर दिया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बनकर चीन गया था। उसने हरिहर प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। 1347 ईस्वी में इब्न बतूता वापस चला गया था। फुतूहात ए फ़िरोज़शाही यह फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसकी भाषा फ़ारसी है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। उसके दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज अफ़ीब थे। जियाउद्दीन बरनी ने फ़तवा ए जहांदारी और तारीख़ फ़िरोज़शाही नामक ग्रंथों की रचना किया था। जियाउद्दीन बरनी ने फ़तवा ए जहांदारी में फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल की घटनाओं का वर्णन किया है, जबकि तारीख़ फ़िरोज़शाही में सल्तनत काल के प्रारंभ से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है। शम्स ए सिराज अफ़ीब ने अपने ग्रंथ तारीख़ फ़िरोज़शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल की घटनाओं का वर्णन किया है। तारीख़ दाऊदी इस ग्रंथ की रचना अब्दुल्ला ने अकबर के आदेश पर अकबर के शासनकाल में शासनकाल में किया था। इसमें अफ़गानों के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा फ़ारसी थी। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला या वास्तुकला। इंडो इस्लामिक शैली। तुर्कों के आगमन के पश्चात एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे स्थापत्य कला का इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। यह शैली न तो पूर्ण रूपेण भारतीय थी, न तो पूर्ण रूपेण विदेशी थी। सर्वप्रथम गुलाम वंश के शासकों ने अपने स्थापत्य कलाओं में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश और बलबन ने भी अपने स्थापत्य कलाओं में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया। बलबन ने दिल्ली में राय पिथौरा गढ़ के पास अपना मकबरा निर्मित करवाया। यह वैज्ञानिक मेहराबों वाला बना हुआ पहला मकबरा है। खिलजी कालीन शासकों ने
खिलजी कालीन शासकों ने इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया। खिलजी कालीन शासकों ने इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया। तुगलक कालीन शासकों ने भी इन्हीं शैलियों का प्रयोग किया। फिरोज शाह तुगलक को निर्माता शासक भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में पंचभुजी मकबरा है। सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह और सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजी मकबरा है। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने अफ़गानों के काल को मकबरों का काल कहा है। लोदी काल में यह विशेषता रही कि तख्त के ऊपर बगीचों में मकबरे निर्मित कराए गए थे। इसका प्रयोग मुग़ल काल में भी हुआ था। दिल्ली के नगर और निर्माता शासक: मेहरौली नगर कुतुबुद्दीन ऐबक, सीरी नगर अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मुनमिन तुगलक, फिरोज़ाबाद फिरोज शाह तुगलक, खिजराबाद खिज्र खां और मुबारकाबाद मुबारक शाह।